हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। बारिश का मौसम चल रहा है, आपकी ज़ुबान को चटपटा खाने को मन कर रहा होगा, इसलिए मैं आपके लिए एक स्पेशल डिश लेकर आया हूँ जिसको बोला जाता है ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। आप जानते हैं क्लास 11th की ये जो चैप्टर 18 है ये उसकी डिश है ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, मतलब 18 चैप्टर जिसका नाम है ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बारिश का मौसम चल रहा है और आपकी ज़बान बहुत चटपटा खाने का मन कर रही है, तो मैं सोच रहा था कि आपके लिए कुछ चटपटा लेकर चलते हैं और आप सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, खाने के लिए बेताब हैं, इसलिए मैं आपके लिए लेके आ गया। सर्कुलेशन पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, लिम्फोसाइट्स क्या होता है, हार्ट क्या होता है, ब्लड को पंप कौन करता है और बॉडी में ब्लड क्या होता है। इसके साथ में हम बात करेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है और प्लाज्मा के साथ में हम बात करते हुए आगे बढ़ेंगे कि इसमें अदर एलिमेंट्स कौन पाए जाते हैं और प्लेटलेट्स क्या होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, आपको जब बुखार आता है और आप जाकर के ब्लड का टेस्ट करवाते हैं तो उसमें डॉक्टर बोलता है कि प्लेटलेट्स कम पड़ गई हैं, आपकी 1.5 लाख होनी चाहिए थी और आपके बची हैं 40,000, 60,000, किसी के 80,000 बचती हैं। तो ये प्लेटलेट्स क्या होती हैं, इनके बारे में अगर आपको जानना है, आप इसके लिए उत्सुक हैं, तो मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कि प्लेटलेट्स क्या होती हैं, ब्लड किन किन पार्ट से बना होता है और ब्लड एक्चुअल में क्या चीज़ है। ये फ्लूइड है, टिश्यू है, सेल्स है या बॉडी का कोई आर्गन है, इसके बारे में हम समझेंगे, स्पष्ट तरीके से समझेंगे। तो आपने खा लिया, चटपटा आपको टेस्ट मिल गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। अगर आप खाना भी चाहते हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, तभी आपको टेस्ट पता चलेगा, क्योंकि ये डिश आपके जीवन से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, क्योंकि हर वो जीवित चीज़ यानी जो लिविंग चीज़ें हैं उनसे ये डिश जुड़ी हुई है, यानी ये चैप्टर जुड़ा हुआ है। ब्लड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी खाते हो, चाहे कोई भी चीज़ खा रहे हो, चाहे चटपटी खा रहे हो, चाहे शादी खा रहे हो, चाहे कोई टेस्टी या अनटेस्टी खा रहे हो, अगर कोई भी चीज़ खाते हो तो ब्लड में क्या होता है, इसका जो है फूड से एब्जॉर्प्शन होता है, हमारे फूड का एब्जॉर्प्शन होता है और उस फूड के माध्यम से पूरी बॉडी की हर सेल्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। तो आप बता सकते हैं, कमेंट में ज़रूर हमको बताएं कि ब्लड जो होता है ये रेड कलर का क्यों होता है। इंटरेस्टिंग सा सवाल है और बहुत छोटा सवाल है, बहुत आसान, आपसे छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक सवाल, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ब्लड जो होता है ये रेड कलर का क्यों होता है। वीडियो को पॉज करेंगे और जल्दी से खड़ाक से कीबोर्ड ओपन करके उसको तुरंत कमेंट में हमको ज़रूर बताएंगे कि ये रेड क्यों होता है। और इसके साथ में क्वेश्चन और मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये जो 100 ग्राम ब्लड होता है, मान लेते हैं 100 ग्राम अगर ब्लड है तो उसमें हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा होती है, इसके बारे में क्या आप हमको बताएंगे। ये दो सवाल आपके लिए इंटरेस्टिंग से सवाल हैं। हीमोग्लोबिन क्या होता है, यानी कि ब्लड लाल क्यों होता है, कौन सा ऐसा पिगमेंट है जिसकी वजह से ब्लड लाल होता है या रेड होता है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रति 100 ग्राम ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्लास 11 की एनसीईआरटी है, आप बुक को ओपन करके रख लें अपने पास, और जितना मैं पढ़ाता हूँ उतना उसके बाद में उसको रिवाइज करेंगे, जितनी बार उतने ज़्यादा आपके लिए आसान होगी। लेक्चर देखने के बाद में एनसीईआरटी को रिवाइज करना, अगर यकीन नहीं आता है तो लेक्चर देखने से पहले ही जरा एक बार वीडियो को पॉज करें और एनसीईआरटी की उस लाइनों को पढ़ना स्टार्ट करें कि आपके समझ में आ रहा है। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको नहीं समझ में आने वाला है। इसकी वजह यह है कि एनसीईआरटी थोड़ा डीप तरीके से बनाई गई है, पेज कम है लेकिन बातें इसके अंदर बहुत हैं, एक एक लाइन में बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें छुपी हुई हैं जो ढूंढने में आपको टाइम लग सकता है। और लोग कहते हैं कि टीचर ये बेस्ट होता है, वो बेस्ट होता है, तुम लोग भी कह रहे होंगे ये टीचर बेस्ट नहीं है, वो टीचर बेस्ट नहीं है, तो ऐसी गलतफहमी में मत जाना है। आपको बस ध्यान ये देना है, टीचर कोई आपको पढ़ाने वाला नहीं है, इस दुनिया का कोई भी टीचर हो, मैं गारंटी से बात करता हूँ, कोई भी टीचर आपको पढ़ाने वाला नहीं है। बस आपको क्या करता है, एक क्लियर रास्ता आपको बता देता है, एक स्ट्रेट पाथ बता देता है कि इस पाथ पे चलना है और मेहनत आप ही को करना है, पढ़ना आप ही को है। इसलिए
जुड़े रहना है, किसी एक ही टीचर को या अध्यापक को फॉलो करना है और उसी की स्ट्रेटजी को अपनाना है, आप सक्सेस जरूर होंगे। तो आइए हम बात करते हैं, आपने खूब अच्छी तरीके से झुंझुनापन आपकी बॉडी के अंदर आ गया है, आपके अंदर एनर्जी फैल गई है, क्योंकि हमको पढ़ना है ब्लड। और जिसकी बॉडी में ब्लड कम होता है, उसकी बॉडी में अनेक डिसीज बीमारियां उत्पन्न होती हैं। कहीं उसकी मुंह के अंदर दांतों में यानी टीथ के अंदर दर्द हो रहा है, कहीं उसकी बोन्स में दर्द हो रही है, कहीं उसके सरों में दर्द हो रहा है। इसलिए उसकी पूरी बॉडी में क्या होता है, पेन स्टार्ट हो जाता है। जब तक ब्लड आपका रहेगा तब तक आपकी बॉडी में पेन नहीं स्टार्ट होता है, क्योंकि कभी कभी कभार आता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज ढलती चली जाती है, आप बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या कम पड़ जाता है हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड की कमी आने लगती है और उसमें प्लाज्मा अधिक बनना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हम बीमार जल्दी पड़ने लगते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ये क्लास 11th का 18 चैप्टर है। NCERT हर एक बच्चे के पास ओपन होनी चाहिए, हर एक दोस्त के पास ओपन होनी चाहिए, क्योंकि NCERT से ही हम पढ़ेंगे, NCERT से एक कदम भी आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको नीट क्लियर करना है, आपको डॉक्टर बनना है और क्लास 11th भी निकालना है, फिर उसके बाद में आप नीट तक सफ़र तय करेंगे। तो आइए हम बात करने जा रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, यह है चैप्टर हमारा। आपके सामने इंटरेस्टिंग सी बात, चैप्टर 18 यहाँ पर हम लिख देते हैं, 18 चैप्टर है, क्लास 11th। और आज का लेक्चर ये रहेगा हमारा, बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर है, लेक्चर फर्स्ट। इसमें हम बात करेंगे, सिर्फ चार्ट की बात करेंगे, टेबल की बात करेंगे और फिर उसके बाद में एक एक हेडिंग को समझने का प्रयास करेंगे। आपके सामने एक हम जो है टेबल बनाने जा रहे हैं, आप जरूर उसको याद कर लें, उसको दिमाग में अपने रख के बात करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। टेबल बहुत ज़रूरी होता है हर एक चीज़ को पढ़ने के लिए, इसलिए टेबल के माफिक हम इसको पढ़ेंगे और समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। हेडिंग डाल लेते हैं सर्कुलेशन। हम पढ़ के आ रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो ये चैप्टर का नाम हो गया है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। 18 चैप्टर है और लेक्चर हमारा रहेगा फर्स्ट। और मैं BWC वाला आपका, हम सब का ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार। इसमें तुम्हारा कुछ जाने वाला नहीं है, ना आपके पास से कोई 100-50 रुपये खर्चा हो रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको सिर्फ सब्सक्राइब करके रख लें ताकि मैं जैसे वीडियो बनाता हूँ इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचे और सबसे पहले उस वीडियो का फ़ायदा उठाएँ और अपने क्लास में धड़ाधड़ से अपने टीचर से सवाल पूछें कि बॉडी में जो ब्लड होता है किस चीज़ से बनता है और क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, इसका जो है हार्ट क्या करता है, हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं और ब्लड कितने पार्ट से बना होता है, ब्लड टिश्यू होता है या ऑर्गन होता है या ऑर्गन सिस्टम होता है या बॉडी का कोई अंग होता है। इस प्रकार के सवाल आप जब पूछेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और आप क्लास के अंदर बोर नहीं होंगे। अगर आप बोर हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, एक कप चाय पी लीजिए और एक कप चाय पीने के बाद में लेक्चर को देखिए तो आपको अच्छा लगेगा और समझ में आने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं 100%, क्योंकि ये सावन का मौसम चल रहा है और आप समझ ही रहे हैं कि इसमें नींद बहुत अच्छी आती है। तो नींद को त्यागना है और ध्यान देना है। हम बात करने जा रहे हैं सर्कुलेशन। सर्कुलेशन लिख दिया है हमने, हेडिंग डाल ली है। इसको हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में। हम एक टेबल बना रहे हैं, टेबल को समझें, फिर उसके बाद में हम एक एक करके एक एक पॉइंट समझाएंगे आपको मुझे यकीनन मैं तुमको समझा के मानूंगा और तुम्हें समझ में जरूर आएगा। सर्कुलेशन, यहाँ पर हम इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं, यानी कि 3 टाइप में हम इसको डिवाइड करेंगे, 1 2 3। सबसे पहले लिखते हैं वो चीज़, घर के अंदर एक मोटर होता है और वो मोटर का काम होता है पूरे घर के पाइप में पानी पहुंचाने का काम होता है। मोटर का काम क्या होता है, सिर्फ मोटर चलता रहेगा और हर घर के पाइप के अंदर पानी जाने की संभावना उसकी होती है, जो उस मोटर से और टंकी से जुड़े हुए होंगे। एक
बड़ी सी टंकी आपके घर में रखी होगी पानी के लिए। तो इसी तरीके से हम कुछ यहाँ पर इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। एक हम बना लेते हैं, हार्ट की बात करते हैं। हार्ट लिख दिया, और ये सिर्फ क्या होता है, पंपिंग ऑर्गन होता है, पंपिंग ऑर्गन। इसको हम अगर हिंदी में चाहें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मोटर का काम करता है। किसका काम कर रहा है? घर के अंदर मोटर लगा होता है, उस मोटर का काम है सिर्फ हार्ट का। हार्ट सिर्फ क्या करेगा, मोटर की तरह ब्लड को क्या करता है, उसको पंप करता रहता है, उसको हटाता रहता है, लब डब लब डब लब डब, कुछ कैच करता है कुछ छोड़ता है, कुछ कैच करता है कुछ छोड़ता है। इस प्रकार से आपका हार्ट धक 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 की आवाज़ देता रहता है। डॉक्टर आला लगा करके चेक कर लेते हैं तुम्हारे अंदर की क्या चल रहा है। क्या चेक करते हैं आपको पता है? आपकी जो हार्ट की पंपिंग है, आपका हार्ट का कूदना उछलना तड़कना फांदना, ये चेक किया जाता है। आपकी जो है पल्स से चेक की जाती है कि आपकी पल्स रेट क्या चल रही है। तो आइए हम बात करते हैं, और इसमें होती हैं वेसल्स। वेसल्स होती हैं, कौन सी वेसल्स? ब्लड वेसल्स होती हैं, और यहाँ पर हम लिख देते हैं ब्लड लिख देते हैं। एक पार्ट और थोड़ा सा लिख लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर लंग्स। इसमें देखो, इस चैप्टर में लंग्स की बात नहीं की गई है, इसका चैप्टर 17 है, पीछे हमने डिस्कस कर लिया है और आपने खूब अच्छी तरीके से समझा है। गैसेस एक्सचेंजेस ऑफ जो रेस्पायरेशन होता है उसमें हमने लंग्स को पढ़ा था। लंग्स क्या करता है, जैसे कोई एक डस्टबिन मान लेते हैं। डस्टबिन का काम क्या होता है? डस्टबिन को पहले जो है साफ करोगे, फिर उसके बाद में उसमें कचरा भरोगे, फिर साफ करोगे, फिर कचरा भरोगे, फिर साफ करोगे, कचरा भरोगे। सेम लंग्स का यही काम होता है, पहले साफ करता है और फिर उसके बाद में कचरा वाला ब्लड इकट्ठा करता है, और फिर उसके बाद साफ करके फिर जो है किसको दे देता है, हार्ट को दे देता है। ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं हार्ट, ये हार्ट है। इसमें कहाँ से आ रहा है? ये बॉडी से ब्लड आ रहा है, CO2 वाला मुक्त। ये जो रास्ता है बॉडी से ब्लड आ रहा है, और यहाँ से ये हार्ट को दे रहा है, नीचे दे रहा है। ये कैसा है? O2 वाला ब्लड है, और फिर उसके बाद में घूम घूम करके लंग्स में जाता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक टंकी का काम करता है, एक डस्टबिन का काम करता है, और इसमें क्या होता है? ब्लड और वेसल्स, और एक होता है हार्ट। अब हम एक एक को डिस्कस करते हुए चलेंगे। यहाँ पर हम लंग्स को थोड़ी देर के लिए मिटाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि लंग्स कहाँ से आ गया इसमें। हाँ, लंग्स की तो कोई बात ही नहीं इस चैप्टर में की गई। हम 3 ही बातें करते हैं, एक हार्ट की कर रहे हैं, एक वेसल्स की कर रहे हैं, एक ब्लड की कर रहे हैं। हार्ट का काम पंप करना है, वेसल्स का काम रास्ते को यानी कि पाथ बनाना है, और ब्लड उसके अंदर चलता है। किसको पंप करेगा? हार्ट ब्लड को पंप करेगा। पंप करने के बाद में इन पाइप के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर हर रास्ते पे, हर जगह पे जाने की प्रक्रिया इसकी कंप्लीट होती है। ये पंपिंग ऑर्गन होता है। अब ब्लड की कुछ इंटरेस्टिंग बातें हम समझते हैं कि ब्लड बनता कैसे है, ब्लड की क्वांटिटी क्या होती है, ब्लड में फाइबर्स पाए जाते हैं नहीं पाए जाते, इसकी ऑरिजिन क्या है, और इसकी इसकी क्या होती है क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटी कितनी है हमारी बॉडी के अंदर, और इसका पीएच क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। इंटरेस्टिंग सी बात है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कुछ इस प्रकार से बॉक्स बना करके। कनेक्टिव टिश्यू से बनता है ब्लड। हमारा कहाँ से बनता है? कनेक्टिव टिश्यू से। ब्लड ये कनेक्टिव टिश्यू से बनता है। किससे बनता है? ये कनेक्टिव टिश्यू से बनता है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात, फाइबर्स नहीं पाए जाते, नो फाइबर, नो फाइबर, इसमें फाइबर नहीं पाए जाते हैं। इसकी ऑरिजिन क्या होती है? तो ऑरिजिन के बारे में हम लिख लेते हैं यहाँ पर। इसकी ऑरिजिन होती है मेसोडर्म से। एक 3 मेम्ब्रेन बताई थी, एक मेसोडर्म, एंडोडर्म और एक्सोडर्म। उसमें से क्या होता है? मेसोडर्म जो मेम्ब्रेन होती है, मेसोडर्म से इसकी ओरिजिन होती है, और इसकी क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। क्वांटिटी होती है 5.5 से 5 लीटर तक, 5.5 लीटर तक। जब हम इसका डिस्कस करेंगे ब्लड का, बिल्कुल एक्चुअल में इसको चार्ट हम समझ रहे हैं, सिर्फ चार्ट समझने के बाद में हम एक एक इसके पॉइंट्स को समझेंगे कि ब्लड एक्चुअल में बनता कैसे है, वेसल्स क्या होती हैं, और ये हार्ट क्या होता है। इनको अलग अलग तरीके से हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये बिल्कुल ध्यान से, जिस तरीके से हम नोट कर रहे हैं वैसे ही तुम्हारी कॉपी में नोट होना चाहिए। और भाई नोट जरूर बनाते हुए चलेंगे। पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। पीएच कितना होता है ब्लड का? 7.4 होता है। इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं। ये बॉक्स में इसलिए बंद कर लेते हैं क्योंकि इसको हम
ऑयल में फ्राई करके बाद में हम इसको खाएंगे। ऑयल में फ्राई करके ऑयल में फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद में इसका हम जो है पराठा बना करके इसको हम खा जाएंगे। और ये सारी चीज़ें हम छुपा के रखेंगे ताकि ये हमारे काम में आने वाली। ओहो माइक भी गिर जाएगी आज। बच गई। सर्कुलेशन, हार्ट वेसल्स और क्या होता है, ब्लड होता है। यहाँ पर हमने लिख दिया है ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू से बनता है, इसमें नो फाइबर होते हैं, ऑरिजिन मेसोडर्म से होती है, क्वांटिटी जो होती है इसकी 5.5 लीटर तक होती है, और पीएच इसका कितना होता है 7.4 होता है इसका पीएच। अब हम डिस्कस करते हैं ब्लड, और ब्लड के अंदर देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ पाई जाती है। एक प्लाज्मा होता है, एक जो है फॉर्म्स एलिमेंट होते हैं। ब्लड को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपका ब्लड है और यहीं पर हम लिखेंगे ब्लड। ब्लड को दो भागों में डिवाइड किया गया है। जिस तरीके से हम बना रहे हैं उसी तरीके से तुम भी बनाओगे। ब्लड को दो तरीकों से डिवाइड किया गया है, एक प्लाज्मा होता है और एक फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लाज्मा और यहाँ पर लिख देते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा होता है 55%, फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं 45%। फॉर्म्ड मतलब संगठित एलिमेंट जो होते हैं, तत्व होते हैं, वो 45% है और प्लाज्मा कितना है 55% है। प्लाज्मा को यहीं पर हम रोकते हैं, प्लाज्मा को बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में कि फॉर्म्ड एलिमेंट क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं। आपने इसको नोट कर लिया होगा और मैं थोड़ा यहाँ पर मिलाने की कोशिश करता हूँ। इसी में लिखेंगे हम फॉर्म्ड एलिमेंट, यहीं पर लिखते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। ये जो लिखा हुआ है इसी को हम दोबारा से लिखते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। और इस फॉर्म्ड एलिमेंट को दो भागों में फिर से डिवाइड किया गया। फॉर्म्ड एलिमेंट नीचे लिखा हुआ था 45% है, या 45% को दो भागों में, एक तो ब्लड होती है, ब्लड कार्पल सेल्स होती हैं, और प्लेटलेट्स होता है, ब्लड कार्पल सेल्स, और दूसरा होता है प्लेटलेट्स। यहाँ पर प्लाज्मा छूट रहा है, इसको ध्यान रखना है, और यहाँ पर हम प्लेटलेट्स को छोड़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात प्लेटलेट्स के बारे में जब डिस्कस करेंगे, जब आपकी बॉडी में फीवर बनता है तो जब आप टेस्ट कराते हैं, ब्लड का टेस्ट कराते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी प्लेटें डाउन हो चुकी हैं, प्लेटलेट्स आपकी डाउन हैं। ये क्या होती हैं, इनके बारे में हम पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। प्लेटलेट्स बनती कैसे हैं, प्लेटलेट्स के डिसऑर्डर क्या है, और इसके जो है यूज, यानी कि किस तरीके से हम अपनी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ब्लड कार्पल्स लिखा हुआ है, ब्लड कार्पल सेल्स जो होती हैं इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको हम बढ़ाना चाहते हैं और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका। फॉर्म्ड एलिमेंट का डिस्कस हमने कर लिया, ब्लड कार्पल्स और प्लेटलेट्स। अब देखिए यहाँ पर ये दो भागों में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट और इधर सेकेंड। फर्स्ट वाला कौन सा है, आरबीसी, और इसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, और इसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स, वाइट, जिसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, इनको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स और इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स, और इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी रेड ब्लड सेल्स, और डब्ल्यूबीसी जो होती हैं वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, और जो आरबीसी होती हैं ये रेड ब्लड सेल्स होती हैं। दैट इज कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स, दैट इज कॉल्ड और ल्यूकोसाइट्स। ये तुम्हारे सामने यहाँ पर लिखा हुआ है।
आप जब ब्लड का टेस्ट पढ़ेंगे, किसी का भी ब्लड का टेस्ट पढ़ेंगे, तो उसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी नहीं दिया होगा, बट वहाँ पर दिया होगा इरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स। ये सेल्स जो होते हैं इनके बारे में डिस्कस किया होता है, और आपको समझ जाना चाहिए कि आरबीसी की बात हो रही है या डब्ल्यूबीसी की बात हो रही है। अगर आप किसी का ब्लड टेस्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें ये लिखा होता है कि ल्यूकोसाइट्स कितनी हैं, और ये जो लिखा हुआ है इरिथ्रोसाइट्स ये कितनी है, इनके बारे में आपसे डिस्कस किया जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अधिकतर जो होते हैं मेमल्स, अधिकतर मेमल्स जो होते हैं इनमें आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार लगा करके आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अब हम इसको मिटाते हैं और फिर से हम समझते हैं। डब्ल्यूबीसी यानी कि ल्यूकोसाइट्स से स्टार्ट करेंगे और आगे चार्ट को हम बढ़ाते हुए चलेंगे। ल्यूकोसाइट्स, ध्यान रखना है, ल्यूकोसाइट्स और इरिथ्रोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स किसको बोला जाता है और इरिथ्रोसाइट्स किसको बोला जाता है, ध्यान रखना है। डब्ल्यूबीसी मतलब ल्यूकोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो आरबीसी होती हैं, आरबीसी को वहीं पर हम छोड़ देते हैं, स्टॉप करते हैं। फिर उसके बाद में हम स्टार्ट कर रहे हैं, अब पढ़ रहे हैं डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी में हम देखेंगे इनको दो भागों में अलग से डिवाइड किया गया है, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स में डिवाइड किया गया है। इसको हम दो भागों में पहले डिवाइड करते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलो और एग्रेन्युलोसाइट्स में डिवाइड किया गया है। फिर उसके बाद में हम एग्रेन्युलोसाइट्स और ग्रेन्युलोसाइट को अलग अलग से विभाजित करते हैं। इनको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। ये 3 टाइप की सेल्स होती हैं, 1, 2 और 3। अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से इनको हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। और जैसे जैसे हमारा लेक्चर आगे बढ़ता चला जाएगा, हम इस पूरे चार्ट को एक बार पूरे रिवाइज करते हुए चलेंगे, अलग अलग डिस्कस करते हुए, अलग अलग नोट बनाते हुए चलेंगे। सिर्फ हमने चार्ट बनाया है कि इस चैप्टर में हमको कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। न्यूट्रोफिल्स, पहली सेल न्यूट्रोफिल्स, और न्यूट्रोफिल्स के बाद में इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स। फिर इसके बाद में एग्रेन्युलोसाइट्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक को बोला गया है मोनोसाइट्स और दूसरे को बोला गया है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स को पुनः दो भागों में डिवाइड किया गया है। इस लिम्फोसाइट्स को पुनः दो भागों में, 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक को बोला जाता है लिम्फोसाइट्स बी और एक को बोला जाता है लिम्फोसाइट्स टी। तो बी लिम्फोसाइट्स और एक को बोला गया है टी लिम्फोसाइट्स। ये एनसीईआरटी के बाहर नहीं है, एनसीईआरटी से ही जुड़ा हुआ है। आप अब एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि मैं किस किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स है, ग्रेन्युलोसाइट्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल, बेसोफिल। एग्रेन्युलोसाइट्स में कौन कौन आती हैं, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स को 2 भागों में पुनः डिवाइड किया गया है, तो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। ये पूरे चार्ट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है और यही हमको पढ़ना है। इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं
प्लाज्मा से स्टार्ट करेंगे और एक एक सेल्स, एक एक टिश्यू, एक एक ऑर्गन, इसका हम पढ़ते हुए चलेंगे जितना भी इस चैप्टर में पाया जाएगा। आप, मुझे यकीन है कि आपको इस पूरे चार्ट के बारे में समझ में आया होगा कि चार्ट किस प्रकार से डिस्कस किया गया है। अगर अब मैं बताना चाहूँ आपको तो ब्लड को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, हार्ट, और हार्ट के बाद में जो है वेसल्स के बाद में ब्लड, और ब्लड को फिर वहीं पे जो 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। वो कौन कौन से हैं? प्लाज्मा, और फिर उसके बाद में प्लाज्मा के बाद अदर यानी कि संगठित पदार्थ में, और संगठित पदार्थ के बाद में 2 भागों में और डिवाइड किया गया है। फिर उसके बाद में उसको भी अलग अलग भाग में डिवाइड करके WBC यानी ल्यूकोसाइट्स में और इरिथ्रोसाइट्स में डिवाइड करके, इरिथ्रोसाइट को वहीं पर हमने छोड़ दिया था। यहाँ पर जो WBC है ये पुनः 2 भागों में डिवाइड होती है, ग्रेनुलोसाइट्स, एग्रेनुलोसाइट्स, और ग्रेनुलोसाइट्स जो होती है ये 3 भागों में डिवाइड हो रही है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। और एग्रेनुलोसाइट्स जो होती है ये मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, और लिम्फोसाइट्स जो होती है ये पुनः फिर से 2 भागों में डिवाइड हो गई, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। इसके बाद में डिस्कस करते हैं NCERT का। अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड है क्या चीज़? ब्लड एक टिश्यू है। ब्लड क्या है? एक टिश्यू है जिसके अंदर नो फाइबर्स, यहाँ पर हमने लिखा था ब्लड क्या है? ब्लड एक टिश्यू है। क्या है? टिश्यू। और ये किससे बनता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। कैसा होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये आपस में सब कनेक्ट रहते हैं। इसमें WBC, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट, ल्यूकोसाइट, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स। डॉक्टर जब टेस्ट किसी का करता है तो सारी यही शब्दों के बारे में ज़्यादातर उसमें आता है। ब्लड टेस्ट जब आप किसी का पढ़ेंगे तो आपको न्यूट्रोफिल्स, बेसनोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, इस प्रकार के आपको ल्यूकोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स, इस प्रकार के जो नाम होते हैं ये आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करेंगे। उस टेस्ट को समझने की कोशिश करें। आप किसी का मोबाइल पर, फ़ोन पर मंगवा सकते हैं और ब्लड टेस्ट, और आप पढ़ना चाहें और देखना चाहें तो सारी बातें यही होती हैं उसके अंदर। बस आपको क्या करना है? सोचना है, समझना है और इसके बारे में जानना है। कल हम डिस्कस करते हैं प्लाज्मा को, और प्लाज्मा के बारे में अच्छी तरीके से समझेंगे। ये इसका इंटरेस्टिंग सा पार्ट है और इसमें भी बहुत उतना ही टेस्ट है जितना आज आपको टेस्ट आया है, क्योंकि इस चैप्टर की सारी भारी, हर लेक्चर, ये 1 है, 2 देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। आपको बहुत आसानी से समझाया जाएगा कि प्लाज्मा बनता कैसे है। फिर उसके बाद में वहाँ चलेंगे प्लेटलेट्स किस प्रकार से बनता है। पूरा ब्लड का स्ट्रक्चर समझेंगे कि है क्या चीज़। ब्लड हमारी बॉडी के अंदर दौड़ लगा रहा है 120 और 80 की रफ्तार में, तो आखिर ये क्या चल क्या रहा है? हम जो खाते हैं वो हमारी बॉडी में लग कहाँ रहा है, कैसे लग रहा है, किस प्रकार से लग रहा है, इसके बारे में ब्लड ही बताएगा। और इसी चैप्टर में है सब कुछ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहें, अच्छे रहें, प्रेशर को स्लो करें। अभी आपके पास टाइम है, बट डेली पढ़ाई करें। ये नहीं कि गैप दे करके आज पढ़ लिया तो हफ्ता भर गायब। 4 घंटे पढ़ें लेकिन लगातार पढ़ें। आज पढ़ें 4, कल 4, परसों 4, यानी कि लगातार चलते रहें। डे बाय डे पढ़ने की कोशिश करें। डे बाय डे का गोल सेट करेंगे तो आपका सिलेबस जल्दी कवर होगा। अगर आप मंथली या वीकली टेस्ट करते हैं तो आपका इतनी जल्दी गोल या पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें थक भी जाएंगे, आपको बुखार भी लगेगा, आपके घर वाले आपसे काम भी करवाएंगे। तो इस प्रकार से ध्यान रहे, काम भी करना है लेकिन साथ में पढ़ाई। सबसे पहले पढ़ाई, उसके बाद में दुनिया भर के काम। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।